वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ढूंढो नवनगर सीकर। ठीक है, तो आज अपनी दूसरी क्लास है। ठीक है, और पहली क्लास में हमने कल देखा था और आज हम देखेंगे दिव्यांगता को नीचे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो अपन ने कल बात कर ली थी, वो थी पेशी ऑफ विकास के प्रकार। ठीक है, और अपने कल ये नाम भी लिख लिए थे। ठीक है, अब अपनी नामों के बारे में कुछ विस्तृत चर्चा है वो करते हैं। ठीक है, तो पहला है वो है ड्यूचेन्स एमडी। ठीक है, ड्यूचेन एमडी। ड्यूचेन एमडी में क्या होता है कि सब में आम और गंभीर रोगों में से एक है। ये आमतौर पर शुरुआती बचपन में लड़कों को प्रभावित करती है और हालात लोग आमतौर पर केवल अपने 20 से 30 दशक में रहेंगे। ये है जो ड्यूचेन एमडी है। जो ड्यूचेन एमडी है ये बचपन में ही अपने आप में बच्चों को प्रभावित कर देती है, बचपन में ही प्रभावित कर देती है, बचपन में प्रभावित कर देती है। परंतु इसका जो ये कभी गंभीर रूप भी ले सकती है, कभी आम भी हो सकती है। मतलब ये नहीं कि सभी में गंभीर होती, नहीं, कभी कभी गंभीर होती है। बाकी वास्तविकता में क्या होता है कि ये जो है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, और इसका जो वास्तविक रूप है, जो अधिक प्रभाव है, वो 20 से 30 दशक तक रहता है, यानी 20 से जो 30 साल की उम्र है उस तक ये प्रभावित रहता है। ठीक है, बाकी ये एक गंभीर समस्या नहीं है, इसका निवारण हो सकता है। ठीक है, और दूसरा है वो है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। क्या है भाई? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। एमडी का एक प्रकार है जो किसी भी उम्र में विकसित हो सकता है और जीवन प्रत्याशा हमेशा प्रभावित नहीं होती है। लेकिन मायोटोनिक डिस्ट्रोफी के गंभीर रूप वाले लोगों का जीवन छोटा हो सकता है और एमडी का एक प्रकार जो बचपन या व्यस्तता में विकसित हो सकता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आमतौर पर जानलेवा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि ये किसी भी उम्र में हो सकता है। ये मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है, ये किसी भी उम्र में हो सकता है। मतलब कोई, जैसे आपने बात की थी ये बचपन में था, परंतु ये किसी भी उम्र में हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा गंभीर रूप से होता है। ठीक है, और इससे जो ग्रसित लोग हो सकते हैं वो उनका जीवन है वो छोटा हो सकता है, जीवन है वो छोटा हो सकता है, यानी कम उम्र में मौत हो सकती है, कम उम्र में मौत हो सकती है। आमतौर पर इतना गंभीर नहीं होता है, परंतु अगर गंभीर रूप ले लेता है तो अपना जीवन छोटा होता है। परंतु अधिकतर जो केसेस होते हैं उसमें यही पाया गया है कि उसमें कोई मौत नहीं होती है, थोड़ा बहुत प्रभावी अधिक होता है। ये होता है इसमें क्या, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में। ठीक है, अगला है वो है बेकर एमडी। क्या है भाई? बेकर एमडी। बेकर एमडी ड्यूचेन एमडी से निकटता से संबंधित है, लेकिन यह बाद में बचपन में विकसित होता है और कम गंभीर होता है और जीवन प्रत्याशा आमतौर पर उतना प्रभावित नहीं होता। ये क्या है? ये जो बेकर एमडी है, ये जो बेकर एमडी है ये इससे संबंधित होता है। किससे? ड्यूचेन एमडी से ये संबंधित होता है। इससे लगभग सेम जो इसके होते हैं वो सेम लक्षण होते हैं, परंतु ये है ये बचपने में हो जाता है। जैसे ये होता है, ये भी बचपन में ही हो जाता है, परंतु ये अत्यधिक गंभीर नहीं होता, बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है, अत्यधिक गंभीर नहीं होता है। ठीक है, और न इसमें कोई जीवन प्रत्याशा या जैसे मौत के जैसे लक्षण होते हैं, वैसे कोई लक्षण नहीं होते। ठीक है, एक प्रकार का होता है, परंतु कोई प्रकार की गंभीर विकास, गंभीर रूप ये नहीं देता है। अगला है वो है लिमगडल एमडी। ठीक है, लिमगडल एमडी। लिमगडल एमडी में क्या होता है? परिस्थितियों का एक समूह है जो आमतौर पर देर से बचपन या शुरुआती व्यस्तता से विकसित होता है। कुछ वेरिएंट जल्दी प्रगति करते हैं और जीवन के लिए खतरा हो सकते हैं, जबकि धीरे धीरे विकसित होते हैं। ये होता है जो लिमगडल एमडी होता है, ये बचपन में भी हो सकता है और वयस्क उम्र में भी हो सकता है, परंतु इसके जो वायरस है या इसके जो वेरिएंट है वो धीरे धीरे विकसित होते हैं। मतलब अचानक प्रभावशाली नहीं दिखाई देते, धीरे धीरे विकसित हो सकते हैं। और जब ये धीरे धीरे विकसित होकर एक अपना जो रूप है वो विकसित कर लेते हैं, तब ये जीवन के लिए खतरा साबित
हो सकते हैं, जीवन के लिए एक मतलब मौत का कारण बन सकते हैं, या ये एक जानलेवा साबित हो सकता है। कौन हो सकता है भाई? लिम्बगडल एमनी। ठीक है, आगे है एमरी ड्राइव्स एमडी। ठीक है, एमडी ड्राइव्स एमडी। ठीक है, ये एक प्रकार की एमडी जो बचपन या शुरुआती अवस्था में विकसित होता है। इस स्थिति वाले अधिकांश लोग कम से कम मध्यम आयु तक जीवित रहते हैं। क्या होता है कि ये होता है, ये डिस एमडी, ये तो या तो होता है बचपन में। कब होता है भाई? बचपन में, या फिर शुरुआती व्यस्त। कब होता है भाई? ये तो होता है बचपन में, या फिर होता है शुरुआती व्यस्तता। जब वयस्क होने की उम्र होती है, उसकी शुरुआत होती है। जैसे बचपन, या बचपन मतलब जैसे अपन जो बचपन होता है, बचपन काल होता है वो, या फिर शुरुआती व्यस्तता मतलब जैसे वयस्क उम्र या किशोर उम्र में जब अपन टीन एज में प्रवेश करते हैं, जैसे 13-14 साल की उम्र में ये अपना लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, इसके स्थिति वाले अधिकांश लोग मध्यम आयु तक जीते हैं। और ये एमरी ड्राइव्स एमरी है, इससे जो ग्रसित लोग होते हैं, इससे जो पीड़ित लोग होते हैं, वो मध्यम आयु तक जीते हैं। मतलब जैसे मध्यम आयु मतलब जैसे अपन 40-50 साल की उम्र तक अपना जीवन यापन कर सकते हैं, बाद में उन पे जो है वो जानलेवा साबित होती है। परंतु मध्यम आयु मतलब बीच की आयु, मध्यम आयु मतलब बीच की आयु तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ, प्रगतिशील कमजोरी, सांस लेने में जुड़ी समस्याओं से मांसपेशियों को प्रभावित करती है। इसमें क्या होता है कि इसके जो लक्षण है उसमें क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ होती है, जो हमारा श्वसन तंत्र है उसको ये प्रभावित करता है, और सांस लेने में तकलीफ होती है, हमारे जो सांस नली है उसको ये है जो प्रभावित करती है। मांसपेशियों में डिस्ट्रोफी वाले लोग अंततः शुरू में एक श्वास सहायता उपकरण का प्रयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। अब क्या होता है कि जब ये इससे ग्रसित हो जाता है व्यक्ति, इससे ग्रसित हो जाता है, तब क्या होता है कि उसे सांस लेने में एक परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जब ये परेशानी का सामना करता है, तब उसे एक प्रकार यह यंत्र आता है या एक वेंटिलेटर आता है, उसके द्वारा उसे सांस है वो प्रदान किया जाता है। ठीक है, शुरुआत में रात में, लेकिन नींद में ये समस्याएं अधिक होती है। मतलब जो सांस लेने में तकलीफ है, ये नींद जब व्यक्ति रात को सोता है उस समय उसे सांस लेने में अधिक जो तकलीफ होती है या अधिक परेशानी होती है, वो नींद के समय होती है। ठीक है, अब इसके ये तो है जो मुख्य कारण, ये तो मुख्य प्रकार है पेशी विकास के, ये मुख्य कारण है। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपना आगे की बात करते हैं। ये मुख्य कारण है, अगर आप कोई कारण पूछे तो आप ये बता सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन थोड़े कुछ और प्रकार है, और प्रकार की समस्या है इसमें, उस पर अपन आज बातचीत करते हैं। ठीक है, हाँ, ये कुछ और है जो उससे संबंधित होते हैं, पेशी विकास से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो पहला है वो घुमावदार रीढ़। घुमावदार रीढ़ का मतलब होता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है
वो गर्भावस्था में ही प्रभावित हो जाती है। आपको पता होगा कि जैसे बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसकी स्थिति कुछ ऐसे होती है, बच्चे की कुछ स्थिति कुछ ऐसे से होती है, ठीक है। जैसे बच्चा ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, जैसे बच्चा है वो मुड़ा हुआ रहता है, जैसे उसके पैर है वो सने हुए होते हैं, जैसे सर, ठीक है, और उसके पैर ऐसे सने हुए होते हैं, ठीक है। इस स्थिति में होता है, इस स्थिति में होता है तो यहाँ से उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो गर्भावस्था में भी डैमेज हो जाती है। रीढ़ की हड्डी है वो यहाँ से है वो गर्भावस्था में भी डैमेज हो जाती है, ठीक है। तब वो जब वो जन्म लेता है तो उसे घुमावदार रीढ़ का सामना करना पड़ता है। ये उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कुछ घुमाव आ जाती है, उससे जो शरीर का संतुलन है उसे बनाए रखने में परेशानी होती है, ठीक है। ये होती है घुमावदार रीढ़, ठीक है। दूसरा है हृदय की समस्या। हृदय की समस्या मतलब अपन बात कर रहे थे कि श्वास जो श्वसन तंत्र है उसमें समस्या आती है, तो हृदय जो मुख्य अपने श्वसन कार्य है वो कौन करता है, हृदय करता है। और हृदय में जो समस्या आती है उससे जो सांस लेने में तकलीफ है या हमारे शरीर की जो ऑक्सीजन सर्कुलेशन है या ब्लड सर्कुलेशन है वो समस्याएं का सामना भी इसके द्वारा हमको करना पड़ सकता है, ठीक है। और अगला है वो है निगलने की समस्या। जैसे हम कोई खाना खाते हैं या पानी पीते हैं या जो भी चीज़ का सेवन करते हैं उसे निगलने में या जो हमारे शरीर के अंदर जाने में समस्या होती है। जैसे हमारे जो गले के अंदर जो श्वास नली है वो उसको प्रभावित करती है, और श्वास नली को प्रभावित करने के कारण क्या होता है कि इसमें जो निगलने की समस्या है उसका सामना करना पड़ता है। श्वास नलियाँ या जो खाद्य की नलियाँ हैं उसको सिकुड़ना प्रारंभ हो जाता है, और सिकुड़ने की वजह से जब अपन किसी चीज़ को निगलने की कोशिश करते हैं तो गले में दर्द या फिर और प्रकार की समस्याएं का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो पेशिया विकास के ये भी कुछ कारण है, ठीक है। चलो अब हम आगे की बात करते हैं। हाँ भाई, इसके इलाज। अब अपन बात करते हैं पेशिया विकास के इलाज। क्या है भाई, किस तरीके से हम इसे इलाज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर किस तरीके से इसे कम कर सकते हैं। इसका पेशिया विकास का कोई संभव इलाज अभी तक नहीं है। पेशिया विकास का कोई भी संभव इलाज नहीं है, लेकिन उपचार जोड़ों और रीढ़ की समस्याओं को रोकने या कम करने में मदद कर सकता है। अब जैसे अपन इसमें अपन देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी में जो घुमाव पैदा हो सकता है या फिर अन्य प्रकार के कोई भी कारण हो सकते हैं, उनको अपन किसी भी प्रकार से किसी भी थेरेपी, अलग अलग प्रकार की थेरेपियाँ होती है, या फिर पहले ध्यान रख के बच्चे की स्थिति को, गर्भ में है वो बच्चे की सोनोग्राफी द्वारा स्थिति जांच करके उस प्रकार उसे रोक सकते हैं। उपचार के लिए विकल्प में दवाएं, शारीरिक व्यावसायिक चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य विधियाँ शामिल हैं। अब इसके इलाज के लिए जो है वो विकल्प में दवाएं, मतलब किसी भी जो भी इसे ठीक करने के लिए जो दवाई आती है वो होती है, या शारीरिक, शारीरिक मतलब जैसे अपन बात करें योग, व्यायाम, इन प्रकार से कुछ जो होती है थेरेपीज होती है उसके द्वारा भी कर सकते हैं। व्यावसायिक चिकित्सा यानी व्यावसायिक चिकित्सा मतलब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वहाँ से अलग से इलाज लेना होता है, वो होता है। और शल्य चिकित्सा आदि, शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन द्वारा, शल्य चिकित्सा का अर्थ होता है ऑपरेशन द्वारा, और अन्य प्रक्रिया और कुछ प्रक्रिया उसके द्वारा इसका इलाज संभव है, ठीक है। कई प्रकार की चिकित्साएं और सहायक उपकरण गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, और कभी कभी मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी वाले लोगों के जीवन में लंबाई, इनके कहने का मतलब है कि इसमें जब इसका इलाज करवाते हैं तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है वो तो होता है शारीरिक व्यायाम। शारीरिक व्यायाम और दूसरा होता है शल्य चिकित्सा। शारीरिक व्यायाम है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। विकलांगता के अधिकतम जो रोग होते हैं उनकी जो मुख्यतः होती है वो शारीरिक व्यायाम होती है। जैसे
योग है या फिर अन्य प्रकार के जो आसन है उसके द्वारा हम कर सकते हैं, और शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन द्वारा भी हम इसे थोड़ा बहुत ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। गति और स्ट्रेचिंग व्यायाम, इसको सबसे पहले करने के लिए गति और स्ट्रेचिंग गति मतलब जैसे दौड़ना, थोड़ा तेजी से चलना, ठीक है, वो गति। और स्ट्रेचिंग यानी खींचना, मतलब किसी रस्सी को खींचना या फिर हाथों को खींचने के यंत्र या उपकरण आता है उसके द्वारा हाथों को खींचना, उस प्रकार यंत्र है उसके द्वारा होता है, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जोड़ों के लचीलेपन और गतिशीलता को प्रतिबंधित करती है। अब ये क्या होता है, ये पेशी विकास है, ये जो जोड़ों का जो कड़ापन होता है वो होता है, और जब हम किसी चीज़ को स्ट्रेचिंग करते हैं, खींचते हैं, तो हमारे जोड़ है वो लचीले होने की थोड़ी बहुत संभावना होती है। अक्सर इसमें क्या होता है कि अक्सर जो अंग है वो अंदर की ओर खींचते हैं और उनकी स्थिति स्थिर हो जाती है। इसमें क्या होता है कि मतलब हमारे जो अंग है वो अंदर की ओर खींच जाते हैं, हमारी जो नसें हैं, मांसपेशियां वो अंदर की ओर खींच जाती है, और जो हमारे जोड़े हैं इनकी स्थिति स्थिर हो जाती है। अब अपन क्या करते हैं कि जैसे हाथ है, अब इस हाथ को ऐसे हिला सकते हैं, ठीक है, पर तो उनकी स्थिति जैसे ऐसे है तो उसकी स्थिति स्थिर हो गई है, मतलब ये वापस ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इससे रेंज ऑफ मोशन व्यायाम से जोड़ों की यथासंभव लचीला रखने में मदद करता है। मतलब क्या कहता है, रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन यानी अपन उस रेंज के अनुसार मोशन, मोशन मतलब हिलना डुलना, उसे अपनी रेंज के अनुसार हिलाते डुलाते हैं तो थोड़ा बहुत मदद हमें मिल सकती है। दूसरा है वो है सर्जरी, दूसरा है वो है सर्जरी, दूसरा है वो सर्जरी। रीढ़ की हड्डी की वक्रता को ठीक करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है, जो अंततः सांस लेने में अधिक कठिन बन सकती है। अब अभी बात करें रीढ़ की हड्डी की समस्या, रीढ़ की हड्डी में अभी तो अपन जो हमारा वास्तु जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा ये प्रचलित है ना, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो यही है रीढ़ की हड्डी की समस्या। उससे सर्जरी, सर्जरी या फिर ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा द्वारा रीढ़ की हड्डी का जो समस्या है उसे ठीक कर सकते हैं, ताकि उससे अपने को जो सांस लेने में तकलीफ है, हमारी जो सांस लेने की समस्या है उनसे हमें निवारण मिल सके, ठीक है। ठीक है भाई, अब अपन बात करते हैं वो अगला टॉपिक है पेशी विकास हो गया। पेशी विकास की जो अगला टॉपिक है उसकी बात करते हैं। स्पाइन बाइफिटा, इसे मेरुदंड द्विशाखी कहते हैं। यह पैदाइशी असामान्यता है जिसमें रीढ़ की हड्डी में रचनात्मक दोष पाया जाता है, जिसमें गर्भावस्था में बच्चे में प्राथमिक विकास में कसे रूप मेरुरज्जु के ऊपर बंद नहीं होती, जिससे मेरुरज्जु का मुलायम क्षेत्र है वो असुरक्षित छूट जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। स्पाइन बाइफिटा, स्पाइन बाइफिटा है वो रीढ़ की हड्डी की समस्या, मेरुदंड, हमने अभी बात की मेरुदंड, मेरुदंड, मेरुदंड रीढ़ की हड्डी होता है, ठीक है भाई। मेरुदंड किसे कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। इसमें स्पाइन बाइफिटा में क्या होता है कि जो बच्चा जब गर्भ में होता है तब उसे किसी भी प्रकार की मतलब जैसे रीढ़ की हड्डी की समस्या से ग्रसित हो जाता है। रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर है जो लचीलापन होता है, जो हमारा लचीलापन होता है वो है वो कड़ापन आ जाता है उसमें, लचीलापन जो जहाँ से रीढ़ की हड्डी है वो लचीली होती है या फिर हिलने डुलने काम करती है वहाँ पर ये, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में कड़वाहट आ जाती है वो कठोर हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, स्पाइन बाइफिटा। और ये सबसे अधिक है वो गर्भ में ही होती है, गर्भ से जन्म लेने के बाद नहीं होती है, गर्भ के अंदर ही ये समस्या है वो हमें देखने को मिल सकती है या मिलती है, सॉरी मिलती है, गर्भ में ही देखने को मिलती है। जब बच्चा गर्भ में होता है तब ये स्पाइन बाइफिटा से ग्रसित होता है। उसका मुख्य जो है वो क्या होता है कि जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कड़ापन आ जाता है, उसमें कठोरता आ जाती है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी है
उसमें जो मेरु रज्जु है यानी जहाँ से वो शुरू होती है, जहाँ से रीढ़ की हड्डी की शुरुआत होती है, उसमें जहाँ रीढ़ की हड्डी शुरू होती है वहाँ पर एकदम कठोरापन आ जाता है, एकदम कठोर हो जाती है, ताकि हमारी जो कमर है, हमारे जो जहाँ झुकने का हिस्सा होता है, जहाँ से कमर लचीली होती है, वहाँ से कठोर हो जाती है और हमें झुकने में या फिर इधर उधर हिलने डुलने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, स्पाइना बाइफिदा। ठीक है, अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं वो है कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग है एक प्रकार रोग होता है, कुष्ठ रोग यानी जो जोड़ों में अधिक जो समस्या होती है वो उसमें होता है। जो परंतु इसमें बात है कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति, जो व्यक्ति है वो कुष्ठ रोग से ग्रसित था, फिर ठीक हो गया, अब उसे ठीक होने के बाद में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसके बारे में अब अपन बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हाथ पैरों का सुगराहीकरण का हास के साथ साथ आंख और पलक के सुगराहीकरण के हास में आंशिक घात किंतु व्यक्त विरूपता नहीं होती। इसमें क्या कहने का मतलब है कि कुष्ठ रोग से कोई व्यक्ति ग्रसित था, बाद में वो कुष्ठ रोग उसका ठीक हो गया, अब कुष्ठ रोग ठीक होने के बाद में उसे क्या करना है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि हाथ और पैर का जो सुगराहीकरण है, यानी जो हाथ और पैर का जो संतुलन है, उनका जो जब हम चलते हैं तब उसका जो वो संतुलन है वो ठीक नहीं होता है। और दूसरा होता है वो होता है आँख है और पलक का जो सुगराहीकरण है, यानी उनका जो पलक में झपकने का काम है उसमें भी आंशिक यानी थोड़ा, आंशिक थोड़ा किंतु लगातार विस्तृत, आंशिक मतलब होता है थोड़ा और लगातार रहता है, कम नहीं होता है, परंतु थोड़ा थोड़ा कभी कभी आंखों की जो पलकें हैं उनमें झपकाने में भी समस्याएं आती है। ठीक है, नंबर 2 है व्यक्त विरूपता और आंशिक घात किंतु हाथ और पैरों में विनिष्ट चलन से सामान्य आर्थिक क्रियाकलापों में वे सक्षम नहीं होते। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम हमारे हाथ पैर हैं, जब इससे ग्रसित होता है तो हमारे हाथ पैर है वो दैनिक कार्य करने में अक्षम हो जाते हैं, हमारे जो दैनिक कार्य है उनमें करने में हमें थोड़ी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अत्यंत शारीरिक विकृति के साथ साथ वृद्धावस्था जो उन्हें कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति पद का अर्थ लगाया जा सकता है। मतलब क्या होता है कि कुष्ठ रोग से जो हम जब कोई बच्चा है वो बचपन में कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया, कुछ समय बाद में उसे इलाज मिला, इलाज मिलने के बाद में धीरे धीरे जब वो ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद में थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु जब बच्चा वृद्धावस्था में चला जाता है तब उसे जो दैनिक कार्य है, चलने फिरने में, बैठने उठने में या अन्य प्रकार के जो काम करते हैं उनमें भी वृद्धावस्था में हमें सामना करना पड़ता है। कुष्ठ रोग में संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है, संवेदन नहीं रहने की वजह से व्यक्ति लापरवाही करता है। कुष्ठ रोग से जो व्यक्ति ग्रसित होता है उसे संवेदनशील नहीं रह सकता। संवेदनशील मतलब जैसे वो किसी चीज़ में धैर्य नहीं रखता है, हर चीज़ को जल्दी करने की कोशिश करता है, मतलब कोई चीज़ का इंतज़ार नहीं कर सकता है। और जब वो असंवेदनशील होता है, वो किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करता है और वह अपने आप में लापरवाही करता है, उसे जल्दी से जल्दी कोशिश करनी पड़ती है। और जब अपन जल्दी करते हैं तो अपन को बेसिक सी बात है, हमें नॉर्मल पता है कि जब भी हम किसी बात में जल्दी करते हैं तो वहाँ पे लापरवाही होती है, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उनके पैरों में छाले पड़ जाती है और संक्रमण हो जाता है। अब कुछ लोग से व्यक्ति है वो जैसे कहीं जा रहा है, कहीं लंबा चला गया, परंतु जब उसे मतलब जैसे काम करते हैं किसी को चलते चलते उसके पैरों में या हाथ में छाले हो गए और वो छाले हो गए फिर भी वो कार्य कर रहा है, उसे पता ही नहीं है कि मेरे पैर या हाथ में छाले हो गए, मुझे दर्द हो रहा है, इस प्रकार उसे संवेदना नहीं होती है, उसे पता ही नहीं चलता है।
धीरे धीरे मांस और हड्डियां गलने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप विकृतियां आ जाती है। और कुछ लोगों में फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वो मांस और हड्डियां हैं वो गलनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे उनका गलाव शुरू हो जाता है और उसमें विकृतता यानी जो विकलांगता है वो आ जाती है। कुछ रोग में सही या नियमित उपचार करने से ठीक हो सकता है, परंतु कभी कभी यदि संक्रमण अधिक होता है तो विकृतियां रह जाती है। अब क्या होता है, कुछ रोग को मतलब जैसे पता चल जाता है, शुरुआती लक्षणों में पता चल जाता है, तो उसका इलाज कराने पर उसका उपचार संभव है। परंतु अगर अधिक कुछ रोग है वो अधिक हो गया है, बाद में पता चला है, तो ऐसी बात नहीं कि इलाज नहीं हो, इलाज तो हो जाएगा, परंतु शारीरिक विकृति है, शारीरिक विकलांगता है, उससे वो ग्रसित ही रहेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जन्मजात विकृति। ठीक है, कुछ रोग वाला हो गया, स्पाइक बायोफिडा हो गया। अब अपन बात करते हैं जन्मजात विकृति। क्या है भाई, जन्मजात विकृति। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ बच्चों में जन्मजात विकृति होती है। जन्मजात विकृति मतलब इससे जन्मजात विकृति का अर्थ समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो गर्भ से ही विकलांग होकर पैदा होता है। अब कई बार क्या होता है, विकलांगता आपने शुरुआती क्लास में बात की थी कि विकलांगता कैसे भी हो सकती है, जन्म से पहले हो सकती है, जन्म के बाद हो सकती है, या जन्म के समय हो सकती है। अब अपन बात करते हैं कि जन्मजात विकृति। जन्मजात विकृति क्या होती है कि जैसे बच्चा जन्म ना तो जब जन्म लेता है तो वो पहले से ही गर्भ में विकलांग होता है, गर्भ में ही वो किसी भी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त होता है, उसे क्या कहते हैं, जन्मजात विकृति। अब जन्मजात विकृति कई प्रकार की हो सकती है, जैसे मतलब अपन मान ले कि जैसे उसे सही पोषण नहीं मिला, माता कमजोर हो, या फिर माता किसी भी प्रकार का सेवन करती हो, या फिर उसको अनुमानसिकता हो पैसे की, तो किसी भी प्रकार से हो सकती है। कभी कभी बच्चे में जन्मजात विकृति होती है, जन्म के समय ही बच्चों के दोनों अथवा पांव अंदर की ओर मुड़ा होता है, तो उस विकृति को CTEV के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये कहने का मतलब है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसके पांव है वो मुड़े हुए रहते हैं, बच्चे पांव मुड़े हुए रहते हैं, परंतु जब बच्चा जन्म लेता है तब है वो बच्चे के पैर है वो सीधे हो जाते हैं। परंतु कभी कभी क्या होता है कि जब बच्चा गर्भ में पैर है वो सटे हुए होते हैं या फिर पैर मुड़े हुए होते हैं, तब क्या होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ उसके पैर मुड़े हुए ही रह जाते हैं, वो खुलते नहीं हैं, पैर खुले ही रह जाते हैं। इस प्रकार की विकलांगता है उसको क्या कहा जाता है, CTEV। ठीक है, कभी कभी शिशु की गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई रहती है, जिसे विशेष रूप से रटनो नामक मांसपेशी शिशु अपनी गर्दन की तरफ झुकाई रहता है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा है वो जब गर्भ में होता है तब उसकी गर्दन है वो इस तरह नीचे मुड़ी हुई होती है, बच्चे की गर्दन है वो जब बच्चा गर्भ में होता है तब उसकी गर्दन है वो नीचे की ओर मुड़ी हुई होती है, और जब वो जन्म लेता है उसी प्रकार क्या होता है कि जब वो जन्म लेता है तो उसकी गर्दन है उसी प्रकार मुड़ी हुई ही रह जाती है, उसमें किसी भी प्रकार का लचीलापन नहीं होता है, वो इधर उधर मूव नहीं कर सकती है, इधर उधर जो है वो हिला नहीं सकता है उसे गर्दन को। ठीक है, जब बच्चा दोनों घुटनों को आपस में सटे हुए होता है तो इस विकृति को जेनुवेलगम कहा जाता है। अब क्या होता है कि जैसे बच्चा है वो गर्भ में होता है, ठीक है, और गर्भ में होता है तो उसके दो जैसे पैर मुड़े हुए होते हैं, और पैर मुड़े हुए थे तो उसके दोनों घुटने हैं वो आपस में सटे हुए होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, और जब उसे विकृति होती है तो जब उसके दोनों घुटने हैं वो आपस में ही जुड़े हुए ही रह जाते हैं, दोनों अपने दूसरे से खुलते नहीं है। ठीक है, उसे क्या कहता है, जेनुवेलगम। क्या कहा जाता है भाई, जेनुवेलगम। क्या कहा जाता है भाई, जेनुवेलगम। खड़े होने की स्थिति में जब बच्चे
खड़े होने की स्थिति में जब बच्चे का घुटना पीछे की ओर धंसा रह जाता है तो इस विकृति को भी जेनोरिकमेंटम कहा जाता है। अब क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका एक पैर है वो पीछे की ओर मुड़ा हुआ रहता है, एक पैर है वो पीछे की ओर मुड़ा रहता है, तब वो खड़े रहने की स्थिति में नहीं होता है। तो एक पैर तो सीधा हो रहा है परंतु एक पैर है वो पीछे की तरफ मुड़ा होता है, पीछे की तरफ मुड़ जाता है। उसे क्या कहते हैं भाई? जेनुरिकपेटम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जेनुरिकपेटम। जेनुरिकपेटम कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जब दोनों घुटनों के बीच जगह अधिक होती है इस विकृति को जेनुवेरस कहते हैं। अब क्या होता है कि बच्चा जब गर्भ में होता है तब तब तो उसके पैर है या घुटने हैं वो एक दूसरे के सटे हुए थे या एक दूसरे से मिले हुए थे, परंतु जब जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके घुटने हैं उनके बीच में दूरी अधिक आ जाती है। मतलब जैसे नॉर्मल जो दूरी होती है उससे अधिक दूरी आना, नॉर्मल दूरी तो अपने घुटनों में होती है परंतु उससे अधिक दूरी है, उसे आ जाता है, उसे कहते हैं जेनुवेरस। उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं जेनुवेरस कहा जाता है। जिससे क्या होता है कि हमारे जो घुटने होते हैं उनमें नॉर्मल दूरी से अधिक दूरी होती है, यानी दोनों पैरों के जो बीच की दूरी है वो अधिक हो जाती है। कभी कभी रीढ़ की हड्डी के पीछे की तरफ उभर आती है और इस स्थिति को काइफोसिस और आगे की तरफ उभार को लार्डोसिस अथवा बगल के उभार को स्कोलोसिस कहते हैं। अब क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी है अगर वो पीछे की तरफ उभरी हुई है, जो रीढ़ की हड्डी है उसमें क्या होता है पीछे जो पीछे होती है उसमें उभार आ जाता है, यानी वो बाहर आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं काइफोसिस। आगे की तरफ रीढ़ की हड्डी है वो आगे की तरफ होती है, बाहर आ जाता है या बाहर आ जाती है, उसे कहते हैं लार्डोसिस। और बगल यानी साइड में, बगल में अगर बाहर आ जाता है उसे कहते हैं स्कोलोसिस। ठीक है, उसे कहते हैं स्कोलोसिस। तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बात कर लेते हैं। आगे का उभार पीछे का उभार। अब क्या होता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो गर्भ में होते समय उसके जो पीछे का उभार है उस आ जाता है, पीछे मतलब रीढ़ की हड्डी के पीछे जो उभार आ जाता है उसे कहते हैं काइफोसिस। आगे उभार आ जाता है उसे कहते हैं लार्डोसिस और बगल में उभार आ रहा है उसे कहते हैं स्कोलियोसिस। मतलब रीढ़ की हड्डी है उसमें जो गर्भ के अंदर जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है तब रीढ़ की हड्डी में जो विकृतियां होती हैं उनको ये नाम है। आगे की पीछे का उभार है उसे काइफोसिस, आगे का उभार है उसे लार्डोसिस और बगल का उभार है उसे स्कोलियोसिस कहते हैं। धन्यवाद। आगे की बात करेंगे अब अगली क्लास में।